हर एस्पिरेंट को ये लगता है कि यार मेरा तैयारी नहीं है एंड देन मुझे और पढ़ना चाहिए एंड ऑल। तो थोड़ा सा मेंटल प्रिपेयरनेस का भी गेम है। 3-3.5 साल से मतलब आई हैव बीन सिटिंग हियर विदाउट एनी जॉब एंड ऑल। तो एक मेंटल स्ट्रेंथ वहाँ से उस स्टेज से आप कैसे बाउंस बैक करते हैं उसका भी एक गेम है। आई लिमिटेड माई सोशल सर्किल। मुझे ये लगा कि मेरे पास लिमिटेड टाइम है, ठीक है, एंड अ पर्सन हु डजंट वैल्यू हिज ओन टाइम वो खुद को वैल्यू नहीं करता है। अब यूपीएससी खासकर अभी जो 2020 से जो पैटर्न मुझे लगा है कि थोड़ा सा चेंज हुआ है 2019, 20, 21 के प्रेजेंस में, ये आपका अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज चेक कर रहा है। टिप्स एंड ट्रिक्स अब उतना काम नहीं करता है। यूपीएससी में अगर कोई बोल रहा है कि उसका तैयारी परफेक्ट है, देन जेंटल एडवाइस, स्टे अवे फ्रॉम दैट पर्सन बिकॉज इट इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ही माइट बी ब्लफिंग। ठीक है, किसी का तैयारी परफेक्ट नहीं होता है। हेलो एवरीवन, I am Ashish Kumar Mishra. I have got AIR 52 in UPSC CSE 2020 this year, and today through this platform of GS Score, I would like to share my approach as well as strategies, as well as whatever I have learned in this examination process, so that even a single sincere candidate gets benefited from my approach. So firstly, a brief introduction about myself. I come from Purnia, Bihar, and I did my schooling from there. After that, I went into IIT BHU Varanasi, and I am a 2018 batch graduate in Mechanical Engineering Department. Just after graduating from college, I started my preparation for UPSC, and in my first attempt, I managed to clear interview means of both Indian Forest Service as well as Civil Services examinations. Unfortunately, I could not make into the holy PDF or the final list of those examinations. This year as well, I got both the interview calls in the forest as well as in Civil Services, and by God's grace, I managed to get all India rank 52. So this journey has taught me a lot of things, and मेरा ये मानना है कि UPSC is a journey of continuous self-introspection, continuous improvement, and it is a journey which teaches you a lot, not only about the bookish perspective but also various aspects of the knowledge, because ये आपका फिजिकल डायमेंशन जो है, जो मेंटल स्ट्रेंथ है, वो भी चेक करता है अपार्ट फ्रॉम योर नॉलेज अबाउट वेरियस थिंग्स. सो दिस वाज द ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी. नाउ हियर आई एम, एंड अभी प्रीलिम्स का रिजल्ट आया 2 दिन कल ही, एंड आइडियली आई शुड डिवोट मोर टाइम इनटू द मेंस अप्रोच, जो कि मैंने किया बिकॉज इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट I had got only 354 marks in GS, and this year I have got 413 marks in GS. For instance, in paper 1 I had got 77 marks and I have increased it to 105 marks. In paper 2 मेरे 72 नंबर थे, इस बार मेरे 108 नंबर हैं. In paper 3 मेरे शायद 77 या 78 नंबर थे, एंड देन इस बार 103 नंबर हैं. एंड इन पेपर 4 हाँ मेरे ठीक ही थे, एंड दिस टाइम 97 है. एंड इन ऑप्शनल मेरे 266 नंबर थे पिछले बार, विच इज़ 287 दिस टाइम. सो थिंग्स विच वर्कड फॉर मी, जो कि मैंने इनकॉर्पोरेट किया मेरे सेकेंड अटैम्प्ट में. आई विल बी ब्रूटली ऑनेस्ट, जो भी मैंने किया है आई विल बी ट्राइंग कि मैं वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूं. फर्स्टली, सेकेंडली, बिफोर मेंशनिंग दैट, मैं ये बोलूँगा कि इस बार फाइनल लिस्ट में 761 लोगों का नाम आया, और 761 लोगों की 761 तरीके हैं निकालने के. तो सबका एक पर्सनलाइज्ड अप्रोच होता है इस एग्जामिनेशन को निकालने के लिए. तो मेरा ये मानना है कि हर इंडिविजुअल को, हर एस्पिरेंट को अपने एप्टीट्यूड के हिसाब से, अपने नॉलेज के हिसाब से, अपने बेस के हिसाब से और अपने लेवल के हिसाब से कि वो किस लेवल पे है, सेकेंड अटेम्प्ट है या थर्ड अटेम्प्ट है, एक अपना एक इंडिविजुअल पर्सनलाइज्ड अप्रोच बनाना चाहिए, जिसमें फॉर इंस्टेंस टॉपर्स टॉक से या फिर उनके टेलीग्राम चैनल से या वेबसाइट से आप ये सीख सकते हैं कि कुछ गलतियाँ होती हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट वाले भी करते हैं, लास्ट अटेम्प्ट वाले भी करते हैं,
उन गलतियों से आपको बचना है सो दैट आपका सिलेक्शन का चांस जो है एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो सके। अल्टीमेटली मैं यही बोलूँगा कि लक का तो एक बड़ा फैक्टर होता ही है, बट यू कैन डू राइट थिंग्स सो दैट आपका सिलेक्शन का चांस बढ़ता है। हियर मेरा ये मानना है कि हर वो ऐसी चीज़ जिससे आपका सिलेक्शन का चांस 0.001% भी बढ़े, ट्राई टू एक्सप्लोर दैट थिंग। फॉर इंस्टेंस इन माई सेकेंड अटेम्प्ट मुझे ये लगा कि मेडिटेशन करने से और थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी को अपना एक एंकर बनाने से, बिकॉज मुझे ये रियलाइज हुआ कि थोड़ा सा मेंटल एटीट्यूड का भी गेम है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हर एस्पिरेंट को ये लगता है कि यार मेरा तैयारी नहीं है एंड देन मुझे और पढ़ना चाहिए एंड ऑल। तो थोड़ा सा मेंटल प्रिपेयरनेस का भी गेम है, बिकॉज हम जिस एज में तैयारी करते हैं आफ्टर 21, दीज आर द प्राइम डेज ऑफ आवर यूथ। इसमें काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं एंड देन हमें खुद से एक्सपेक्टेशन होता है एंड देन दूसरों को देख के एक सेंस ऑफ रिलेटिव डिप्राइवेशन भी होता है। फॉर इंस्टेंस द कॉलेज आई हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम, तो मेरे सारे दोस्त दे वर अर्निंग वेरी वेल एंड देन मुझे खुद में एक गिल्ट वाली भी फीलिंग आती थी एंड कि रिलेटिव डिप्राइवेशन की दे आर डूइंग वेरी गुड इन माई लाइफ एंड यूपीएससी का एग्जाम में मेरा होगा कि नहीं होगा एंड ऑल। 3-3.5 साल से मतलब आई हैव बीन सिटिंग हियर विदाउट एनी जॉब एंड ऑल। तो एक मेंटल स्ट्रेंथ वहाँ से उस स्टेट से आप कैसे बाउंस बैक करते हैं उसका भी एक गेम है। तो मुझे ये लगा कि मेडिटेशन करने से ये जो निगेटिव फीलिंग्स हैं या जो एंग्जाइटी है या फिर ऐसे जो थॉट्स हैं विच माइट डिटर मी फ्रॉम माई पाथ, वो शायद दूर हो सके। तो आई अडॉप्टेड मेडिटेशन, आई अडॉप्टेड स्पिरिचुअलिटी एज वन ऑफ माई पिलर्स एंड इट वर्कड। फिर ऐसी कोई भी चीज़ जिसको करने से आपका सिलेक्शन का चांस 0.01% भी कम हो, उसे मैंने अवॉइड किया। फॉर इंस्टेंस आई लिमिटेड माई सोशल सर्किल। मुझे ये लगा कि मेरे पास लिमिटेड टाइम है, ठीक है, एंड अ पर्सन हु डजंट वैल्यू हिज ओन टाइम वो खुद को वैल्यू नहीं करता है। फॉर इंस्टेंस जो अपने टाइम का जो वैल्यू नहीं करता है, इट इज़ इनहेरेंट कि वो सेल्फ डिसिप्लिन लैक करता है। तो मुझे ये लगा कि मेरा सोशल सर्किल शुड बी लिमिटेड और जितने भी लोगों को मैं जानूँ, भले ही एक इंसान को जानूँ, एक दोस्त हो मेरा, बट ही शुड बी अ वेरी गुड गाय, ही शुड बी माई वेल विशर एंड ही शुड बी वन जो कि मेरे मुंह पे बोल सके कि भाई आप ये गलती कर रहे हो इसलिए आपका सिलेक्शन रुका हुआ है एंड भाई आप ऐसा करोगे तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। सो आई वॉज ऑन इन कॉन्स्टेंट सर्च फॉर ओनली दोज काइंड ऑफ पीपल जो कि मुझे मेरी गलतियाँ बता सके एंड देन मुझे हेल्प कर सके कि आप ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। लाइक आई सेड, यूपीएससी इज अ जर्नी ऑफ कंटिन्यूस सेल्फ इम्प्रूवमेंट एंड सेल्फ इवोल्यूशन। आप हर दिन इम्प्रूव करोगे, हर दिन इवॉल्व करोगे एंड देन धीरे 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 करके यू माइट रीच दैट स्टेज कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। सो मूविंग ऑन, कुछ जनरल प्री रिक्विजिट जो मुझे लगा दैट शुड बी टोल्ड, अनफॉर्चुनेटली बहुत बार नहीं बताया जाता है एंड देन रिफ्लेक्टिंग बैक ऑन माई जर्नी मुझे कुछ जनरल प्री रिक्विजिट लगा विच आई मतलब मैं दिल से बताना चाहता हूँ, विच आई शेयर ऑन माई टेलीग्राम चैनल एज वेल। तो उस पर चर्चा करते हैं एंड आफ्टर दैट वी विल जम्प टू प्रीलिम्स स्ट्रेटेजी एज वेल एज मेंस स्ट्रेटेजी एज वेल। ब्रीफ चर्चा होगा इस पर। फर्स्टली ठीक है, तो फर्स्टली यूपीएससी आपसे क्या चाहती है कि आपका नॉलेज अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा हो चीज़ों को लेके, बिकॉज द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दे हैव स्टार्टेड आस्किंग बी इट इन प्रीलिम्स और इन मेंस एंड इवन इन इंटरव्यू, वो आपका ये नहीं चेक कर रहे कि आपका फैक्चुअल नॉलेज क्या है, आप उस फैक्ट से कैसे डिराइव नॉलेज गेन कर सकते हो एंड हाउ कैन यू यूटिलाइज एक जगह का पढ़ा हुआ चीज़ दूसरी जगह पे कैसे यूटिलाइज कर सकते हो, उस चीज़ को चेक कर रही है यूपीएससी। फॉर इंस्टेंस इस बार जो प्रीलिम्स में परोल वाला जो क्वेश्चन आया था, ठीक है,
आई मेंशन दिस एग्जांपल एवरीवेयर क्योंकि वो परोल वाला क्वेश्चन काफ़ी आसान था, बट देन अगेन यू नीड टू बी, आपका एक मेंटल कामनेस होना चाहिए, तब आप वो क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते थे। परोल वाला क्वेश्चन सिंपली ये था कि इट इज़ अ मैटर ऑफ राइट और नॉट, उसमें लिखा होता है कि इट इज़ अ मैटर ऑफ राइट। देन अगेन मैंने ये सोचा, ऑल्दो मैं इस बार ज़्यादा काम था बिकॉज फॉर्चुनेटली मुझे प्रीलिम्स नहीं देना पड़ा अगेन, तो उसमें इट इज़ अ मैटर ऑफ राइट लिखा हुआ था। देन आई थॉट कि यार शॉशैंक रिडेम्पशन में मैंने मॉर्गन फ्रीमैन को देखा है, ही यूज्ड टू अपीयर बिफोर द परोल बोर्ड मैनी अ टाइम्स एंड एवरी टाइम हिज एप्लीकेशन वाज रिजेक्टेड। तो फॉर श्योर ये तो मैटर ऑफ राइट नहीं है, और जब यूएस में नहीं है विच इज़ कंसिडर एज अ मोर लिबरल डेमोक्रेसी, कि वहाँ पे इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी, तो इंडिया में तो नहीं होगा, तो इट इज़ अ मैटर ऑफ राइट, हमने गलत कर दिया। एंड दूसरा चीज़, कोविड के टाइम से मैनी स्टेट्स वेल कमिंग अप विद देयर ओन गाइडलाइंस, तो दूसरा टाइम वो सही था। देन अगेन व्हाट आई वांट टू मेंशन कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है चीज़ों को लेके, उस पर डिपेंड करता है आपका सिलेक्शन कैसे होगा, एंड दैट टू इन मेंस एज वेल एज इन प्रीलिम्स। अनफॉर्चुनेटली स्टिल एक सेक्शन ऑफ एस्पिरेंट हैं who are not relying on their knowledge, building up their knowledge as well as understanding, rather than they are relying कि यार हमें कुछ ट्रिक्स ओनली हटा देंगे, कैन भी हटा देंगे, साइंस एंड टेक में डी मार देंगे, ठीक है, दिस ट्रिक्स वर्क, कभी कभार काम कर जाता है। देन अगेन बात यह है कि अब यूपीएससी खासकर अभी जो 2020 से जो पैटर्न मुझे लगा कि थोड़ा सा चेंज हुआ है 2019, 20, 21 के प्रीलिम्स में, ये आपका अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज चेक कर रहा है। टिप्स एंड ट्रिक्स अब उतना काम नहीं करता है, सो ट्राई टू वर्क अपॉन योर नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। देन इंटेंसिटी और इंटेंट, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जब मैं पहली बार प्रीलिम्स दे रहा था, देन अगेन फॉर फर्स्ट टाइमर्स एज वेल एज अनफॉर्चुनेटली बहुत लोगों का प्रीलिम्स नहीं हो पाता है बहुत बार, तो उनके मन में ये डर बैठ जाता है कि मेरा प्रीलिम्स शायद नहीं होगा, रुक जाएगा एंड ऑल। तो मैं मतलब एक भैया से मैं डिस्कस कर रहा था, उनका फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम्स नहीं हुआ था। देन वी वर गोइंग थ्रू द क्वेश्चन पेपर जिस अटेम्प्ट में उनका प्रीलिम्स नहीं हुआ था, एंड देन वी फाउंड कि यार इस पेपर में कट ऑफ अगर 98 है तो 110 तक का तो नॉलेज है हमारे पास, ठीक है। तो मुझे ये लगा कि भैया यार आपका तो हो जाता। देन ही सेड कि मिश्रा मेरा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैं ये सोच के गया था कि मेरा नहीं होगा, ठीक है। तो देयर इन कम्स द मैटर ऑफ इंटेंट, ठीक है, आप किस इंटेंट से जा रहे हैं एग्जाम को अप्रोच करने के लिए, इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, बी इट इन मेंस और इन प्रीलिम्स। फॉर इंस्टेंस बहुत सारे सेलेक्टेड कैंडिडेट्स बार बार सेलेक्ट होते हैं एंड देन दे गेट वेरी गुड रैंक, बहुत बार उनकी रैंक बहुत अच्छे से इंप्रूव होती है। वाई? बिकॉज उनके अंदर एक इंटेंट होता है कि एक बार हम एग्ज़ाम निकाल चुके हैं तो आई नो द नीटी-ग्रिटीज़, तो मैं फिर से निकाल लूँगा, ठीक है। तो ये जो इंटेंट है ना, एक स्ट्रॉन्ग सेल्फ बिलीव, उस इंटेंट की वजह से एक स्ट्रॉन्ग जो सेल्फ बिलीव आता है वो इट वर्क्स लाइक चार्म, इट श्योरली वर्क्स लाइक चार्म। मैं मतलब मेरा तो पिछले बार सिलेक्शन नहीं हुआ था, बट फॉरेस्ट सर्विस में मेरा हुआ था, 127 नंबर थे मेरे, 127.66 नंबर्स थे। देन अगेन बहुत बार क्या होता है कि इट इज़ कंसिडर वेरी डिफिकल्ट फीट कि उसी चीज़ को बार बार रिपीट करना, एक थोड़ा सा मुझे भी लग रहा था कि कैसे होगा। देन अगेन एक बार फॉरेस्ट का कट ऑफ क्लियर किए तो फिर से करेंगे। दैट इंटेंट वाज अगेन इन माय सेकंड अटेम्प्ट, और उस बार शायद मेरे 130-35 के रेंज में आ रहे हैं, तो अभी मार्कशीट नहीं आया है। तो व्हाट आई वांटेड टू मेंशन हियर कि इंटेंट का गेम हो जाता है एक टाइम के बाद, बिकॉज मोर और लेस सबका कंटेंट, स्ट्रक्चरिंग सब कुछ सेम होता है, ठीक है। प्रीलिम्स में स्पेशली एलिमिनेशन जो है 10 दिन पहले से शुरू हो जाता है, एंड आई फर्मली बिलीव इन दिस। लोग घबराते हैं, एंजाइटी में जाते हैं, फीवर होता है, ठीक है। एंड देन वो जो दिन होता है डी डे, इट इज़ जस्ट अ फॉर्मेलिटी मेरे हिसाब से। मतलब दिस टाइम मैं प्रोसेस से बाहर था, बट आई हैड बीन इन कॉन्टेक्ट विद मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स हु वर विलिंग टू ड्रॉप आउट फ्रॉम द स्टेज कि मेरा तैयारी नहीं है। कभी आपको ये फील नहीं होगा, मुझे भी फील नहीं होता था, आई एम बीइंग टोटली ऑनेस्ट कि मेरी तैयारी परफेक्ट है। यूपीएससी में अगर कोई बोल रहा है कि उसका तैयारी परफेक्ट है, देन जेंटल एडवाइस, स्टे अवे फ्रॉम दैट पर्सन, बिकॉज इट इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ही माइट बी ब्लफिंग, ठीक है। किसी का तैयारी परफेक्ट नहीं होता है। यू कैन प्लग इन ऑल द लूप होल्स, यू कैन प्लग इन ऑल द गैप्स, बट एक परफेक्शन के पीछे नहीं भाग सकते हैं। जो आता है उतना में ही अच्छा करेंगे, दैट शुड बी योर एटीट्यूड, दैट शुड बी योर अप्रोच। देन अगेन
इम्प्रूवमेंट और कोर्स करेक्शन। लाइक आई सेड कि यूपीएससी इज अ जर्नी ऑफ कंटिन्यूस सेल्फ इम्प्रूवमेंट एंड कोर्स करेक्शन। ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट में जब मैं प्रीलिम्स की तैयारी करने आया था तो मैंने ज्वाइन किया था एक टेस्ट सीरीज, और उसमें मेरे नंबर आते थे 40, 45, 50 इस टाइप से। देन अगेन प्रीलिम्स होने में अभी 2.5 महीने बचे हुए थे, इट वाज इन मिड मार्च, और मेरे नंबर इस रेंज में आ रहे थे। देन अगेन रेदर देन बीइंग in self-doubt or self-guilt, I adopted this strategy of course correction. For instance, ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन वाले जो सेक्शनल टेस्ट हैं उसमें मेरे नंबर कम आए। ठीक है, rather than being in self-doubt और self-bashing मोड में मैं जाने के बजाय मैंने ये बोला कि मेरे नंबर क्यों कम आए। ठीक है, तो मैंने ये देखा यार इंटरनेशनल रिलेशंस वाला जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो भी नॉलेज है इट इज़ वीक, जो कमिटी जो इंडिसेस हैं वो मेरा वीक है। ओके, तो कोर्स करेक्शन, व्हाट वाज द कोर्स करेक्शन फॉर मी? आई वेंट थ्रू द बुकलेट्स ऑफ डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स जिसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से दिए हुए हैं, उनका स्ट्रक्चर, वर्किंग फंक्शन, एंड देन आई वेंट टू द बुकलेट ऑफ इंडेक्सेस एंड मैंने उसे अच्छे से तैयारी किया। तो नेक्स्ट टाइम जब भी वैसे क्वेश्चंस आते थे देन आई वाज अवेयर कि यार मैंने तो तैयार किया है, देन कोर्स करेक्ट हो चुका था मेरा उस गलती की वजह से। तो मेरा ये मानना है कि जो भी टेस्ट सीरीज लगाते हैं बीट इन मेंस या प्रीलिम्स में, वो आपके एक बेटर इंडिविजुअल, बेटर एस्पिरेंट बनाने के रिस्पेक्ट में होना चाहिए, रेदर देन कि आप 100 नंबर ला रहे हैं, 200 नंबर ला रहे हैं, इट इज़ इमैटेरियल। ये होना चाहिए कि आपने उससे क्या सीखा, आप कैसे इम्प्रूव किए कंपेयर टू द प्रीवियस टेस्ट। जैसे मैंने इम्प्रूव किया कि मेरा अब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या इंडिसेस वाला क्वेश्चन गलत नहीं होता है। सिमिलरली प्रीलिम्स में ये स्ट्रेटेजी काफ़ी काम आती है। फॉर इंस्टेंस अगर किसी पेपर में मैं ट्राइबल मूवमेंट का क्वेश्चन गलत करता हूँ देन आई विल गो बैक टू द बेसिक्स, आई विल कंसल्ट द स्टैंडर्ड बुक, वहाँ पे मैं पूरा ट्राइबल मूवमेंट पढ़ूंगा। वाई? बिकॉज शायद इसमें एक स्पेसिफिक कोली रिपोर्ट या फिर संथाल रिपोर्ट पूछ देगा, बट ये जरूरी नहीं कि सिर्फ वही आए एग्जाम में या फिर किसी भी कोचिंग के टेस्ट सीरीज में। ठीक है, मैं पूरा पढ़ता था कि जितना भी आएगा वो मैं करूँगा। प्लस आई यूज्ड टू डिराइव कि यार ट्राइबल मूवमेंट इज वन थिंग, तो एक आपके अंदर एनालिटिक होना चाहिए कि सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकता है। फॉर इंस्टेंस पीस एंड रूल भी पूछ सकता था, एजुकेशनल मूवमेंट भी पूछ सकता था। ठीक है, तो कुछ फ्रिंज टॉपिक्स होते हैं हिस्ट्री में तो उनसे भी क्वेश्चन आ सकते थे। देन आई यूज्ड टू रिवाइज दोज एज वेल। तो इसके वजह से क्या हुआ कि मेरा जो स्टैटिक पोर्शन था विद टाइम धीरे धीरे सेल्फ इम्प्रूवमेंट की वजह से, ये जो होता है ना कि कोर्स करेक्शन की वजह से, ठीक है, तो वो धीरे धीरे इम्प्रूव होता गया। फॉर इंस्टेंस कि मैं यहाँ पे आके टेस्ट लगाता था, फर्स्ट स्टैंडर्ड में मैंने 55 टेस्ट का एक वो लिया था जीएस स्कोर में। अनफॉर्चुनेटली मैंने पूरा तो नहीं दिया, 25-26 के राउंड दिया, दैट टू स्टैटिक वाला। तो जैसे अगर कोई एनसीईआरटी के किताब से मेरा फॉर इंस्टेंस की मुझे अभी भी याद है कि तिरुकुरल का एक किताब था, तिरुकुरल शायद किताब है, तो बाइबल ऑफ संगम लिटरेचर ऐसा बोला जाता है, तो वो मेरा गलत हो गया। ठीक है, तो मुझे ये लगा कि तिरुकुरल गलत हुआ है, ठीक है, तो इससे मेरा क्या क्या कमियां हैं मेरे अंदर, संगम लिटरेचर से रिलेटेड जो भी किताब है उसमें मुझे नॉलेज की कमी है, क्योंकि यार ये बेसिक गलत हो रहा है, यानी कि और भी कुछ जो डिराइव क्वेश्चन है वो गलत हो सकते हैं। देन आई वर्कड ऑन दैट। देन अगेन आई वर्क यार संगम जो भी वो है एस्पेक्ट है, संगम दिस टॉपिक, संगम लिटरेचर एंड ऑल, ये भी शायद मेरा वीक है। देन आई कंसल्टेड दैट ऑल्सो। तो इसके वजह से क्या हुआ, एनसीईआरटी पढ़ा, तमिलनाडु के जो किताब हैं, तमिलनाडु के 11th-12th वाले जो किताब है वो मैंने पढ़ा, थोड़ा बहुत लूसेंट से भी मैंने कंसल्ट किया। देन आई मेड श्योर कि अगर अब से जो क्वेश्चन आएगा तो उसमें गलती नहीं होगा। ठीक है, तो दैट इज व्हाट आई मेंट बाय कंटिन्यूअस कोर्स करेक्शन। ठीक है, इट वाज इन कंटेंट एज वेल एज इन इंटेंट एज वेल। फॉर इंस्टेंस इंटेंट पार्ट में कैसा था कि फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा बहुत नेगेटिव एटीट्यूड था। वाई? बिकॉज जनरली फर्स्ट टाइमर्स के साथ ये होता है कि उन्हें सेल्फ डाउट बहुत ज़्यादा होता है, सेल्फ गिल्ट बहुत ज़्यादा होता है कि मुझसे होगा कि नहीं होगा, बहुत कम सीट है, ठीक है, एंड ऑल, बहुत बड़ा एग्ज़ाम है, बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम करना पड़ता है एंड ऑल। ठीक है, ये सारी चीज़ें सही हैं। देन अगेन आदमी के पास दो चॉइस होता है, या तो पॉजिटिव सोचे या तो नेगेटिव सोचे। मान के चलते हैं कि दोनों से कुछ नहीं होना है। ठीक है, नेगेटिव भी सोचोगे तो आपका कुछ नुकसान नहीं होगा, ऑल्दो आई फर्मली बिलीव कि नेगेटिव सोचने से काफ़ी नुकसान होता है, जो कि मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट के एक्सपीरियंस से सीखा। तो चलिए पॉजिटिव सोचते हैं। ठीक है, तो दैट वाज द कंटिन्यूअस सेल्फ इम्प्रूवमेंट। थर्डली
गुड कंपनी, पहले भी मैंने बताया इस एस्पेक्ट में कि गुड कंपनी मैटर्स अ लॉट। अनफॉर्चुनेटली ह्यूमन टेंडेंसी ये होती है मोस्ट ऑफ द टाइम्स कि वी टेंड टू ओवरलुक आवर वीकनेसेस, वी टेंड टू ओवरलुक आवर वीकनेसेस अनफॉर्चुनेटली, ठीक है। या फिर वी टेंड टू ड्वेल इन द नेगेटिविटी, मेरे में ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है। मैं ये बोलता हूँ कि हाँ, कमियाँ सब में होती हैं, ठीक है, नो वन इज़ परफेक्ट। रैदर देन ड्वेलिंग ऑन द वीकनेस एस्पेक्ट कि आप में ये कमी है, वाई नॉट ड्वेल कि उस कमी को मैं कैसे सॉल्व कर सकूँ, उस कमी को कैसे दूर कर सकूँ। फॉर इंस्टेंस, अगर आप में अवेयरनेस है कि आप में 10 खामियाँ हैं और 2 अच्छाइयाँ हैं, तो अगर आप अवेयर हैं एंड देन यू आर वेरी पॉजिटिव कि यार ये जो 10 खामियाँ हैं इसको मुझे दूर करना है, तो शायद उस डायरेक्शन वर्क करके वो 10 का 5 हो जाए या 2 खामियां हो जाए, एंड देन दो वो जो खामियां हैं वो आपकी स्ट्रेंथ बन जाए। तो वो जो 2 स्ट्रेंथ है वो 7 स्ट्रेंथ हो सकता है या 8 स्ट्रेंथ हो सकता है। तो मेरा ये मानना है कि खुद को जानने का प्रोसेस है, लाइक आई सेड कि कंटिन्यूस सेल्फ इम्प्रूवमेंट, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन एंड सेल्फ इवोल्यूशन, ठीक है। तो खुद को जानने का जो प्रोसेस है ना, तो अपने स्ट्रेंथ एज वेल एज वीकनेसेस को पहचानने की कोशिश कीजिए, एंड रेदर देन गोइंग इन टू दैट सेल्फ गिल्ट मोड कि यार मेरे से पढ़ाई नहीं हो पाता है, मैं ज़्यादा देर सिटिंग नहीं कर पाता हूँ, ट्राई टू फाइंड द सॉल्यूशंस कि यार ये कमी है तो इसका सॉल्यूशन क्या है, ठीक है, एंड ट्राई टू कैपिटलाइज ऑन योर स्ट्रेंथ। फॉर इंस्टेंस, मेरा बहुत बड़ा स्ट्रेंथ था ब्रेन स्टॉर्मिंग, तो मैं उस पर कैपिटलाइज काफ़ी ज़्यादा किया एंड इट पेड रिच डिविडेंड्स। मेरा ये एक स्ट्रेंथ था कि मैं ऑब्जेक्टिव सोचता था, तो साइंस ऑप्शन मैंने लिया एंड देन ट्राई टू कैपिटलाइज ऑन दिस। तो व्हाट इज योर स्ट्रेंथ, आइडेंटिफाइड और उसका भरपूर फायदा उठाओ, कैपिटलाइज ऑन दैट। एंड गुड कंपनी से ये होगा कि दे विल पॉइंट आउट योर वीकनेसेस, क्योंकि हमारा नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है कि हम वीकनेसेस को पॉइंट आउट नहीं कर पाते हैं। दे विल पॉइंट आउट योर वीकनेसेस और बोलेंगे कि यार ये गलती कर रहे हो, वो गलती कर रहे हो। तो ट्राई टू फाइंड अ गुड कंपनी ऑफ पीपल, 3-4 लोग ही हों लेकिन सिंसियर, योर वेल विशर्स, सिंसियर एस्पिरेंट्स, ठीक है, और साथ में तैयारी करोगे, देन यू कैन इंक्रीजिंगली इंक्रीज योर चांसेस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड। मेरा पर्सनल ये मानना है कि यार लोन वुल्फ बन के आपका सेलेक्ट, मतलब लोग सेलेक्ट होते हैं, अकेले पढ़ के होते हैं, बट मेरा ये मानना है कि लोन वुल्फ बन के मुश्किल होता है सिलेक्शन लेना अभी के स्टेज में, जबकि सीटें कम हैं। देन स्ट्रॉन्ग सेल्फ बिलीव, एंड देन फिफ्थ अप्रोच विच आई कंसिडर टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, कि अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि वी आर लुकिंग एट कि यार इस एग्ज़ाम में 11 लोग फॉर्म भरते हैं, 6 लाख लोग अपीयर होते हैं, देन उसमें से 9 लाख 1,000 कुछ का प्रीलिम्स क्लियर होता है, और उसमें से 4,000 लोग का 2,000 लोग को ही मेंस निकलता है और इंटरव्यू कॉल आता है, उसमें से 700। ठीक है, सोचना सही है एंड इट हैपन्स विद एवरीवन, सभी ये सोचते हैं। देन अगेन फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने ये गलती की, सेकेंड अटेम्प्ट में मैंने क्या किया कि मैंने ये देखा कि यू नीड टू टारगेट द कट ऑफ। ठीक है, भीड़ को हटा दो, लाइक भीड़ इज लाइक ए डिस्ट्रैक्शन, भीड़ हटा दो, कट ऑफ को टारगेट करो कि यू नीड टू बिकम एन IAS ऑफिसर। तो मैंने 2019 के कट ऑफ से देखा तो 1000 के अराउंड मार्क्स लाने पे आप IAS बन सकते हो। ठीक है, तो आई टारगेटेड कि भीड़ क्या है, कितने लोग एग्जाम दे रहे हैं, कितने लोगों का मेंस हो रहा है, कितने लोगों को इंटरव्यू कॉल आ रहा है, इट इज़ इमैटेरियल, मुझे इससे नहीं लेना देना। ठीक है, मुझे चाहिए भैया 1000 नंबर चाहिए। वाई? बिकॉज दिस इज माई टारगेट। आई वॉज नॉट लुकिंग एट द भीड़, आई वॉज नॉट लुकिंग एट द क्राउड। सो मेरा जो अप्रोच था, आई वॉज लुकिंग एट द मार्क्स, कि मुझे जो चाहिए IAS चाहिए, 50 के अंदर रैंक चाहिए या 10 रैंक चाहिए, उसके लिए मुझे इतने मार्क्स चाहिए 1000, and I was targeting this rather than looking at the crowd and being in anxious mode all the time. I was looking at the marks कि यार मुझे 1000 नंबर चाहिए, and fortunately when I targeted this marks, so I got 997 marks this time. तो मेरा ये मानना है कि कोई भी कंपटीशन हो, नॉट ओनली फॉर UPSC CSE, आपको मार्क्स को टारगेट करना पड़ेगा। ठीक है, एंड देन अगेन इन प्रीलिम्स हमेशा टारगेट जो है, जैसे 98, 98, 99 या 100 के अराउंड कट ऑफ जाता है, तो कभी भी कट ऑफ को टारगेट मत करना प्रीलिम्स में, विच माइट बिकम ब्लंडर फॉर यू, क्योंकि इट इज़ अ पॉसिबिलिटी। वाई? बिकॉज जो आंसर कीज हैं वो काफ़ी वेरी करती हैं फ्रॉम इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट। सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि अगर आप 100 को टारगेट करते हैं तो आपको किसी से 105 आ रहा है और किसी से 95 आ रहा है। तो एक जेंटल सलाह कि आप, एक जो कोट है ना, जो बंदूक चलाना सिखाते हैं, तब बोलते हैं कि इफ़ यू वांट टू हिट द टारगेट यू नीड टू एम अबव द टारगेट।
ठीक है। तो ये कोड मतलब बचपन से मतलब मेरे दिमाग में बैठा हुआ है, ठीक है। तो आपको 100 नंबर कट ऑफ लेके नहीं चलना है, आप 110 लेके चलिएगा, तो इट इज़ अ पॉसिबिलिटी कि अगर ख़राब भी हुआ तो आप शायद कंफर्टेबली प्रीलिम्स को क्लियर कर लें। तो दिस इज अनदर जेंटल एडवाइस। नाउ कमिंग टू द, तो ये सब वो था मेंटल एस्पेक्ट वाला, एटीट्यूड वाला चीज़, जो कि मुझे लगा कि बताना ज़रूरी है, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली इन चीज़ों पे ज़्यादा बातें नहीं होती हैं। एंड देन नाउ आई विल मूव टू द प्रीलिम्स स्ट्रेटेजी इन ब्रीफ, क्योंकि अभी मेंस का टाइम चल रहा है, तो मेंस पे मैं चाहता हूँ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना। सो प्रीलिम्स में जीएस का पेपर होता है और एक सीसेट का पेपर होता है, ठीक है। इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, जीएस की चर्चा हम बाद में करेंगे। वाई? बिकॉज इसका एक रीज़न है। अनफॉर्चुनेटली आजकल सीसेट भी काफ़ी कठिन आने लगा है, और यूपीएससी ये नहीं बोलता है कि प्रीलिम्स जो है सिर्फ जीएस का बना हुआ होता है, बट वाइल प्रिपेयरिंग हमारे ये अप्रोच रहता है कि हम जीएस पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, एंड दैट इज़ अ गुड थिंग, फोकस करना चाहिए। देन वाई डू पीपल इग्नोर सीसेट? क्योंकि मैं बहुत लोगों को जानता हूँ हु आर स्कोरिंग वेरी गुड इन GS1 बट अनफॉर्चुनेटली दे कुड नॉट क्लियर द सीसेट स्टेज, ठीक है। और मेरे साथ पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ है। वाई? बिकॉज मैं IIT से हूँ, एंड देन वी आर फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, गणित वाला बैकग्राउंड है, मैथमेटिक्स बैकग्राउंड। सो पीपल अराउंड मी सेड कि यार सीसेट तो ऐसे ही निकल जाएगा तुम्हारा, बिकॉज यू आर फ्रॉम दिस बैकग्राउंड एंड दैट बैकग्राउंड, तो सीसेट का पढ़ने का जरूरत नहीं, फोकस ऑन द GS पार्ट, ठीक है। एंड आई टुक दैट एडवाइस, एंड मैं बिना टेस्ट पेपर, लाइक विदाउट सॉल्विंग एनी टेस्ट पेपर, आई वेंट टू द एग्जामिनेशन हॉल, और मेरे दिमाग की बत्ती उड़ गई व्हेन आई सॉ द सीसेट पेपर। बिकॉज थोड़ा सा अलग लगा, क्योंकि पहले कुछ देखा नहीं था, एंड देन इट बिकम वेरी डिफिकल्ट। वाई? बिकॉज देखो 2 घंटे में आपको 80 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, सॉल्व तो हो ही जाएगा, क्वेश्चन जो है सॉल्व हो ही जाएगा दिमाग लगा के। देन अगेन यू हैव टाइम कंस्ट्रेंट, उसमें पैसेज जो आजकल आ रहे हैं तो काफ़ी कठिन आते हैं पैसेज आजकल, तो मैं काफ़ी परेशान हो गया था। एंड देन मैंने बनाया, बट ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं हो पाया था मेरे से, एंड देन आई वाज वेरी एंग्शियस। जब मैं पेपर दे के आया तो 40-45 के राउंड अटैम्प्ट था एंड ऑल, सो आई वाज वेरी वरीड। वाई? बिकॉज पेपरों में मेरे अच्छे नंबर आ रहे थे, वो एक अंदर से फीलिंग भी याद आता है। देन मैंने मिला भी लिया था, तो आई वाज गेटिंग अराउंड 130-135। पेपर 2 में मेरे आइडिया ही नहीं लग रहा था कि मैं पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा दैट ईयर इन सीसेट। एंड जब मार्कशीट आया तो मेरे सीसेट में 75 नंबर थे, और 2-3 क्वेश्चन इधर उधर होता, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि 2-3 क्वेश्चन इधर उधर होता तो अनफॉर्चुनेटली मैं उस बार मेंस नहीं लिख रहा होता। मेंस नहीं लिख रहा होता तो मुझे मेंस में क्या गलतियाँ करते हैं वो नहीं पता चलती, तो मैं उस पर कोर्स करेक्ट नहीं कर पाता, एंड देन उसकी वजह से मैं इंटरव्यू कॉल भी नहीं दे पाता फर्स्ट अटैम्प्ट में, एंड देन फॉरेस्ट का भी नहीं लिख पाता, तो काफ़ी चीज़ें हो जाती। तो शायद अभी जो मैं बैठ के यहाँ पे टॉक दे रहा हूँ, शायद इसमें फेल होने की वजह से वो भी रुक सकता था। व्हाट आई डिड इन सेकंड अटेम्प्ट कि यार फर्स्टली डू नॉट इग्नोर, ठीक है। मैं हमेशा बोलता हूँ हर एक पेपर यूपीएससी का, मेंस के 7 पेपर, जीएस के 4, ऐसे का 1 और ऑप्शनल के 2, एंड देन देयर आर सम कंपलसरी पेपर्स जो कि आपको पास करने पड़ते हैं। प्रीलिम्स के 2 पेपर, हर एक पेपर जो है ना सबको चाहिए फुल इज्जत। इन वर्ड्स ऑफ गुड्डू भैया कि हर पेपर को चाहिए फुल इज्जत। यू कैन नॉट बी इग्नोरेंट, यू कैन नॉट बी कंप्लेसेंट। इग्नोरेंस इज अ डिजीज, स्पेशली इन दिस एग्जामिनेशन। अगर आपको पता है कि सीसेट में भी लोगों का नहीं होता है, देन यू कैन नॉट इग्नोर इट, यू शुड नॉट इग्नोर इट। आपको सीसेट में भी थोड़ा सा एफर्ट देना पड़ेगा सो दैट यू आर कंफर्टेबली इन। एक चीज़, दूसरा चीज़ ये कि सीसेट में आप 67 कट ऑफ लेके मत चलना। वाई? बिकॉज आप कॉम्प्रिहेंशन भी होता है, एंड अनफॉर्चुनेटली कॉम्प्रिहेंशन का जो सॉल्यूशन है इट वेरीज, कि काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्टिविटी हो जाता है। तो मेरा ये मानना है कि कट ऑफ को तो कभी टारगेट करना ही नहीं चाहिए प्रीलिम्स वाले स्टेज में। 67 शुड नॉट बी योर टारगेट। व्हाट शुड बी योर आइडियल टारगेट? इट डिपेंड्स ऑन योर एप्टीट्यूड एज वेल। मैं ये लेके चलता था कि आई नीड टू डोमिनेट दिस पेपर एज वेल। जैसे कि मैं जीएस के पेपर में मैक्सिमम अटैम्प्ट करता था, 100 में से 99 अटैम्प्ट करता था, तो आई नीड टू डू दैट इन सीसेट एज वेल, कि मुझे इसको ऐसे नहीं लेना है कि इट इज़ जस्ट अ क्वालिफाइंग पेपर और इसका कोई वो नहीं है कि इसमें सब 67 नंबर लाने हैं, मुझे इसमें भी अच्छा करना है। सो आई यूज टू ट्राई
एंड आई अटेम्प्टेड द मैक्सिमम पॉसिबल क्वेश्चंस जो कि मुझसे हो सकता था। फॉर इंस्टेंस इस बार मैंने 80 में से 74 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। देन आई वाज वेरी क्लियर इन माय माइंड कि यार चलो इस बार सीसेट आई एम कंफर्टेबली इन, एंड जीएस मतलब फॉर्चुनेटली मेरा अच्छा था प्रीलिम्स में। सो सीसेट को इग्नोर मत करना, इट इज़ अ वेरी हम्बल रिक्वेस्ट, विनती है मेरी कि सीसेट को इग्नोर मत कीजिएगा, एंड दिस शुड नॉट बी योर टारगेट। आइडियली आपको 90 या 100 नंबर आपको सीसेट में टारगेट करना चाहिए, एंड देन प्रैक्टिस करके जाइएगा सीसेट का, ठीक है। क्योंकि सीसेट में अनफॉर्चुनेटली काफ़ी लोग, मतलब मेरे काफ़ी जान पहचान वालों का नहीं हुआ था। देन इन जीएस, जीएस में 2 एस्पेक्ट है। सबसे पहली बात कि कितना भी आप पढ़ लो, इस बार का भी पेपर देखे होंगे, 2020 का भी देखें, 21 का भी देखें, 19 का देखें, कितना भी हम पढ़ लेंगे, वी विल नॉट बी एबल टू नो द एग्जैक्ट आंसर टू मोर देन 35 to 40 क्वेश्चंस। 35-40 क्वेश्चन ज़्यादा किसी को नहीं आता है, ठीक है। तो इफ समवन आस्क कि बाकी के जो 55, 59 या 60 क्वेश्चन है उनका क्या करना है, देन आई विल से कि उन्हें सॉल्व करना है स्पॉट पे। ठीक है, तो मैं ये बोलूँगा कि आपको बाकी के 65-70 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम गणित का भी सवाल बनाते थे बचपन में, तो अगर घबरा के बनाते थे तो काफ़ी एरर्स करते थे, गलतियाँ करते थे, नॉट को एंड पढ़ लेते थे, एंड को और पढ़ लेते थे, नॉल। तो ये है कि सबसे पहले अगर आपको पेपर सॉल्व करना है तो यू नीड टू बी वेरी काम, यू नीड टू बी वेरी काम एंड कंपोज्ड। लाइक आई सेड कि एलिमिनेशन का प्रोसेस जो है 10 दिन पहले ही शुरू हो जाता है प्रीलिम्स में, एंड दैट D-Day इज जस्ट अ फॉर्मेलिटी। वाई? बिकॉज यू हैव ऑलरेडी इनरोल कि यार आपका नहीं होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप घबरा गए हैं। तो अगर आपको सॉल्व करना है तो यू नीड टू बी वेरी काम, कूल एंड कंपोज्ड। एक अंदर से शांति रखनी होगी कि यार मान के चलना है कि चलो मुझे सॉल्व करना है, मुझे डायरेक्ट नहीं आता है, देन आई नीड टू रीड द ऑप्शंस विद अ वेरी काम एंड बैलेंस्ड माइंड। तो आपको उसमें सॉल्यूशन दिखने लगेगा, आपको उसमें सॉल्यूशन दिखने लगेगा। फॉर इंस्टेंस लास्ट ईयर जो KYC वाला क्वेश्चन था, किसान क्रेडिट कार्ड वाला जो क्वेश्चन था इकोनॉमिक्स में, या फिर बहुत सारे जो क्वेश्चन थे एग्रीकल्चर के, उसमें पहली बार में मुझे पता ही नहीं चला यार ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। देन आई स्किप दोज क्वेश्चंस। मुझे ये था बैक ऑफ द माइंड कि यार इनको तो सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, ऑल इज वेल। दैट रेंचो वाला एटीट्यूड की ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, यस ऑल इज वेल, और अच्छे से सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा। सेकेंडली, अब इसमें स्टैटिक जो है जीएस में, ठीक है, एनवायरनमेंट का हो गया, इकोनॉमिक्स का हो गया, पॉलिटी का हो गया। जैसे इस बार का जो कठिन पेपर था उसमें भी 40 के अराउंड जो क्वेश्चन थे, ठीक है, 40 के अराउंड जो क्वेश्चन थे, 40 से 45 क्वेश्चन वो स्टैटिक से थे मोर और लेस। इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री, थोड़ा सा इन्वायरमेंट, ठीक है, थोड़ा सा वो जो थे स्टैटिक के थे। साइंस एंड टेक के कुछ क्वेश्चन जो थे वो स्टैटिक थे, करंट के कुछ बुकलेट्स के थे। फॉर इंस्टेंस H2 टेक्नोलॉजी वाला जो क्वेश्चन था, या फिर वो जो वायरस वाला जो क्वेश्चन था, ठीक है। तो मेरा ये बोलना है कि स्टैटिक को काफ़ी मजबूत करना पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा मजबूत, ठीक है। यू कैन नॉट इग्नोर योर स्टैटिक इन दिस मोमेंट, बिकॉज वो बाकी के जो क्वेश्चन है कैसे उलट पुलट करके आएंगे, वी नेवर नो। बट आपका जो जान बचाएगा इस प्रीलिम्स वाले पेपर में, जैसा पैटर्न चल रहा है और जैसा मैंने लोगों से इंटरेक्ट करके, जैसे मेरे ग्रुप में काफ़ी लोग इस बार फिर से दे रहे हैं एंड दे आर कंफर्टेबली इन, तो उनका मैंने यही देखा कि स्टैटिक में दे वर वेरी गुड। पूरा NCERT उनको रटा हुआ है, लूसेंट अच्छे से पढ़ा हुआ है, एंड देन जो भी बुकलेट्स हैं अलग अलग कोचिंग्स के, उन्हें काफ़ी अच्छे से पता है चीज़ों का, ठीक है। दे हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स, ठीक है। तो वो चीज़ जो है स्टैटिक अपना अच्छा कर लीजिएगा, एक चीज़। दूसरा चीज़, दिस इज स्पेशली फॉर द फर्स्ट और सेकंड टाइमर्स, कोई भी चीज़ पढ़िए तो कंटेक्स्ट के साथ पढ़िए। लाइक आई सेड कि नॉलेज जो है एक अंडरस्टैंडिंग का गेम है। फॉर इंस्टेंस इस बार एक क्वेश्चन ऑप्शन था प्रीलिम्स में कि 3 सीटों से एक कैंडिडेट जो थे वो 3 सीटों से लड़े थे, एंड दैट वाज अ राइट ऑप्शन। वो मुझे पता था, वाई? बिकॉज एक जो 2 ही अमेंडमेंट जो आया था कि एक कैंडिडेट 2 ही सीट से लड़ सकते हैं, तो उसका मैंने कॉन्टेक्स्ट देखा था, एंड देन आई फाउंड कि एक इंसिडेंट हुआ था ऐसा हिस्ट्री में 1991 में।
उसकी वजह से एक वेकअप कॉल था, देन दे ब्रॉट इन द अमेंडमेंट कि 2 सीट से ज़्यादा नहीं लड़ सकते हैं। तो एक कहानी की तरह याद था, ठीक है। सिमिलरली इन हिस्ट्री तो काफ़ी ज़्यादा काम करता है कि एक कहानी की तरह याद था। फॉर इंस्टेंस इस बार जो एक क्वेश्चन था कि लेटर्स फ्रॉम द जेल, लेटर्स फ्रॉम द प्रिजन, जो भी क्वेश्चन था तो वो गांधी जी लिखा करते थे। अनफॉर्चुनेटली काफ़ी ने नेहरू जी का वाला ऑप्शन टिक किया। तो ये भी मुझे पता था बिकॉज मैंने उनके जिनको लिखते थे उनके बारे में गूगल किया था एंड देन आई न्यू कि ऐसा ऐसा मतलब कि लेटर्स फ्रॉम द जेल, और फिर उसका कंपाइलेशन करके इस बार ब्रॉड बैक, ठीक है। तो ये था कि कहानी की तरह जो है, स्पेशली इन एनवायरनमेंट। फॉर इंस्टेंस आप UNCCD पढ़ रहे हैं, 1992 का कन्वेंशन पढ़ रहे हैं, ये हुआ, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ। फॉर इंस्टेंस जैसे क्योटो प्रोटोकॉल है तो ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है, वो आया ओजोन के लिए, चलो बढ़िया है। हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड ऑल दे वर डिसाइडेड कि इनको ग्रेजुअली फेस आउट करेंगे, चलो बहुत सही। एंड देन दे हैव स्टार्टेड टू बी फेस्ड आउट इन अ ग्रेजुअल मैनर अक्रॉस द ग्लोब। लेकिन उनका जो ऑल्टरनेट आया वो ओजोन को तो डिप्लेटिंग नहीं करता था, बट दे वेर हार्मफुल। वो तो ग्लोबल वार्मिंग कर रहा है और उसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल बहुत हाई है, ठीक है। तो फिर इसकी वजह से उसको फिर से कोर्स करेक्ट करना है। देन किगाली प्रोटोकॉल आया 2016 में। तो ऐसे ऐसे करके मतलब मैं चीज़ों को याद किया करता था कि ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, तो एक लिंक बन सकता था। तो इसमें से कुछ भी आता तो आप एड्रेस कर सकते थे, एक चीज़। दूसरा चीज़, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खासकर 2013 के बाद से उनको देख के पैटर्न को एनालाइज करने का कोशिश कीजिए। फॉर इंस्टेंस एक इन्वायरमेंट में पैटर्न चल रहा था, इस बार अनफॉर्चुनेटली शायद नहीं पूछा गया था कि कभी भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड एनिमल, एंडेमिक एनिमल, ठीक है, और इंडेंजर्ड एनिमल, खासकर जो मैजेस्टिक एनिमल्स हैं उनके बारे में एक ना एक क्वेश्चन रहेगा। हैबिटेट के बारे में पूछ सकते हैं कि कहाँ मिलता है, ठीक है, और फिर उनके बिहेवियरल पैटर्न्स के बारे में पूछा जा सकता है कि ये बिहेवियर है, वो बिहेवियर है एंड ऑल। जैसे लास्ट ईयर एलिफेंट के बारे में पूछा गया था, ठीक है। तो ये पैटर्न था। दूसरा ये पैटर्न था कि 7-8 गिने चुने एक्ट है इन्वायरमेंट में, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, ठीक है, फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। हर साल अगर आप पेपर उल्टा के देखोगे तो एक एक्ट को उठा के, फॉर इंस्टेंस इन 2019 जो मेरा पहला अटैम्प्ट था, तो उन्होंने बोला था कि बैम्बू इज अ ट्री या फिर अब ग्रास है। तो ट्री से ग्रास के कैटेगरी में इसलिए किया गया था कि फिर से मैंने कहानी की तरह याद किया कि यार पहले क्या होता था कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से बार बार आपको परमिशन लेना पड़ता था कि बैम्बू को भी काटने के लिए। वाई? बिकॉज इट वाज क्लासिफाइड एज अ ट्री इन इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। देन अब इस चीज़ को चेंज करने के लिए, ताकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो जाए, बैम्बू इंडस्ट्री डेवलप हो, उसे ग्रास में क्लासिफाई कर दिया गया। तो एक कहानी की तरह मुझे याद था। एंड देन द अमेंडमेंट वाज मेड इन इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1927, ठीक है। तो मुझे ये याद था, मैंने कहानी की तरह याद किया। देन लास्ट ईयर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट से क्वेश्चन पूछा गया था, जो लाइसेंस वाला जो क्वेश्चन था। इस ईयर फॉरेस्ट राइट एक्ट से। तो गिन चुन के 7-8 एक्ट है। सिमिलरली यू कैन डू फॉर हिस्ट्री, ठीक है, कि किताब किसी का पूछ देता है, ठीक है। इस बार महात्मा गांधी जी का किताब पूछ दिया था, पिछला बार पाथेरदा भी पूछ दिया था, ठीक है। न्यूज़पेपर पूछ देता है, कोई इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट है तो वो पूछ देता है। आर्ट एंड कल्चर और एंशिएंट से काफ़ी ज़्यादा आजकल फोकस किया जा रहा है, उसमें कुछ पैटर्न है, उसे भी अच्छे से कीजिएगा, ठीक है। एंड देन इकोनॉमिक्स का स्टैटिक जो है कोर जो नॉलेज है इकोनॉमिक्स का, बेसिक माइक्रो एज वेल एज मैक्रो इकोनॉमिक्स, वो आपका काफ़ी तगड़ा होना चाहिए। पॉलिटी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, स्पेशली फ्रॉम आर्टिकल 1 to 50, ठीक है, वो तो काफ़ी अच्छा होना चाहिए। इसके लिए मैं हमेशा ये रिकमेंड करता हूँ कि जो बेयर एक्ट है, ठीक है, वो आपको पढ़ना चाहिए। बेयर एक्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का छोटा सा बेयर एक्ट आता है, वो पढ़ना चाहिए, स्पेशली फ्रॉम आर्टिकल 1 to 50 या फिर पार्ट 4 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट 4 and 4A जो फंडामेंटल राइट्स वाला जो पार्ट है, फंडामेंटल ड्यूटी वाला जो पार्ट है, उस तक एटलीस्ट यू शुड ट्राई and read that and try to internalize those things. लास्ट ईयर भी एक क्वेश्चन आया था आर्टिकल 50 सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशरी। इस बार आर्टिकल 39C से क्वेश्चन आया था कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ वाला जो क्वेश्चन था। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो यू कैन नॉट इग्नोर। और यही चीज़ें जो गलती है ना, जिसका सिलेक्शन होता है फिल्म में बार बार, वो इन सब स्टैटिक वाली चीज़ों में कभी गलत नहीं करता। मैं भी कभी गलत नहीं करता था, मेरे ग्रुप में कोई गलत नहीं करता है, ठीक है। तो दिस वॉज अबाउट पॉलिटी। नाउ इकोनॉमिक्स का हमने डिस्कस कर लिया था। सोशल इश्यूज का मुझे ये लगा
कि मैं 2-3-4 साल के प्रीलिम्स वाला मटेरियल देखता था, जो प्रीलिम्स का कंपाइलेशन आता है लास्ट में, ताकि इस साल अगर कुछ मिस हो गया तो नेक्स्ट ईयर उससे लास्ट ईयर तो शायद कवर हुआ होगा, इस साल के अगर प्रीलिम्स वाले कंपाइलेशन में नहीं है, फॉर इंस्टेंस ट्रांसजेंडर वाला नहीं है, तो लास्ट ईयर तो था, बिकॉज लास्ट ईयर ट्रांसजेंडर पॉलिसी आया था, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके क्या हुआ कि नॉलेज जो था, नॉलेज जो पहला पिलर मैंने बताया, तो मेरा नॉलेज काफ़ी स्ट्रॉन्ग था एंड आई हम्बली एक्सेप्ट। क्यों? क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा पढ़ा। मीन्स प्रीलिम्स में मैंने पॉलिटी के 3-4 साल के कंपाइलेशन पढ़े थे, सोशल इश्यूज़ में 3-4 साल के कंपाइलेशन पढ़े थे, इंटरनेशनल रिलेशंस में 3-4 साल के कंपाइलेशन पढ़ता था। तो उससे जो मेरा नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग वाला जो एस्पेक्ट है, दोनों काफ़ी स्ट्रांग हो गया था। इकोनॉमिक्स काफ़ी स्ट्रांग कर लो, ठीक है, लाइक आई सेड। देन इंटरनेशनल रिलेशंस, कुछ की एरियाज हैं, इंपॉर्टेंट इंडिसेस, फिर इंडिसेस में क्या क्या पैरामीटर्स हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उसमें ये पूछता है कि इंडिया मेंबर है कि नहीं है, उसका शेयर होल्डिंग क्या है, उसके बाद फिर उसका हेडक्वार्टर कहाँ है। तो ये चीज़ें कैसे पूछता है क्वेश्चन, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे या फिर जो कोचिंग्स के जो टेस्ट सीरीज होते हैं उससे भी काफ़ी आइडिया लग जाता है। तो उस चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है। देन हिस्ट्री का मैंने बता दिया कि यू कैन नॉट इग्नोर, स्पेशली एंशिएंट मेडिएवल। बहुत सारे लोग बहाना देते हैं यार कि रटने वाली चीज़ है, यार अगर रटने से आपका सिलेक्शन हो रहा है तो रटो, ठीक है। और रटने का कुछ नहीं है, 5-6 बार अगर आप रिवाइज करते हैं देन थिंग्स ग्रेजुअली स्टार्टेड टू गेट स्टक इन योर हेड, ठीक है। मैं कभी रटता नहीं था, लेकिन हाँ काफ़ी रिवीजन करता था। वो अब तोता जैसा रटने का नहीं है अब एज, रिवीजन बट यू नीड टू डू, ठीक है। तो ये हिस्ट्री वाला हो गया। तो एक और चीज़, प्रीलिम्स का मोरलेस मेरा ये स्ट्रेटेजी था, ठीक है, कि सीसेट में ये था, जीएस में ये था कि स्टैटिक मेरा अच्छा हो जाता था। करंट में मैं लाइक कि मेरा ये मानना है कि करंट इज़ नॉट करंट एनीमोर। तो D-2 या D-3 या D-4 3-4 साल के में जो प्रीलिम्स वाले कंपाइलेशन होता था वो पढ़ता था। नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग का गेम हो गया है। टिप्स एंड ट्रिक्स ज़्यादा काम नहीं करते हैं अनफॉर्चुनेटली, तो उस पर रिलाय नहीं करना है, ठीक है। एंड देन अगेन दिस वॉज मोर और लेस माई स्ट्रेटेजी। लास्ट में मैं प्रीलिम्स में यही बोलूँगा कि घबराना नहीं है, कुछ उल्टे सीधे क्वेश्चन आएंगे, जैसे अभी वर्ल्ड कप वाला जो क्वेश्चन आया था, एक आध गेम वाला जो क्वेश्चन आया था, इसमें मेरा क्या अप्रोच रहता था, आई विल ट्राई टू शेयर इट हियर। यार देखो, मैं टारगेट रहता था कि मुझे फॉरेस्ट का कट ऑफ क्लियर करना है, एंड फॉरेस्ट के लिए 120 प्लस जो है वो डिसेंट स्कोर है कि फॉरेस्ट का कट ऑफ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आई यूज्ड टू अटेम्प्ट 99 क्वेश्चंस, जिसमें से अगर मेरा 72 सही है और 27 गलत है, तो भी मेरे 126 नंबर बन जाएंगे, ठीक है। ये जो 27 गलत है, ठीक है, इसमें आपका लेवरेज है कि जो भी उल्टे सीधे क्वेश्चन आएंगे उसमें आप ये डाल सकते हो, ठीक है। जो भी उल्टे सीधे क्वेश्चन हैं, जो कुछ क्वेश्चन आपको नहीं आता है, ठीक है, तो घबराना नहीं है। बिकॉज वाई, कि आपका टारगेट है कि इतना सही करना है, या फिर आपका जो कट ऑफ है, ठीक है, सिविल्स में 110 नंबर लाना। फॉर इंस्टेंस अगर 70 भी सही होता है तो 140 इधर है, 30 गलत होता है तो भी आपका 20 नंबर इधर है, ठीक है, फिर भी आपके 120 आ रहे हैं, ठीक है। तो 30 क्वेश्चन का एटलीस्ट लेवरेज रहता है आपके पास। उस 30 क्वेश्चन में वो जो उल्टे सीधे क्वेश्चन है जिसके वजह से अनफॉर्चुनेटली काफ़ी लोग पैनिक करते हैं, ठीक है। तो पहला रीडिंग, सेकंड रीडिंग, तीसरा रीडिंग में उस 30 क्वेश्चन वाले जो बकेट में ना, उन फालतू क्वेश्चंस को जिसके लगे कि आपको पैनिक हो रहा है या फिर उल्टा सीधा पूछ दिया है जो कि आपको फर्स्ट इंस्टेंस में क्लिक नहीं कर रहा है, उस 30 क्वेश्चन को उसके बकेट में डाल दीजिए, ठीक है। मतलब अटेम्प्ट करना है, लेकिन वो गलत भी होगा तो ज़्यादा वो नहीं पड़ेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एंड ट्राई टू अटेम्प्ट, मतलब आजकल जो पैटर्न चेंज हो रहा है, जितना ज़्यादा कॉम्पिटिटिवनेस है, कि यार 70-80 क्वेश्चन करके अनटिल अनलेस यू आर वेरी एक्यूरेट, जो कि एक्यूरेसी ज़्यादा, मतलब मुझे नहीं लगता है कि जिस टाइप का पेपर आ रहा है कि वन कैन बी 100% श्योर कि यार ये यही होना चाहिए, ठीक है। तो अनटिल अनलेस यू आर वेरी एक्यूरेट, तब आप कीजिए 70 क्वेश्चन। बट मेरा ये मानना है, और मेरे ग्रुप में जितने भी लोग सेलेक्ट हुए हैं और जितने लोग दे रहे हैं, इस बार फिर से बहुत लोगों का फॉरेस्ट का कट ऑफ फिर से क्लियर हुआ है, उनको मैंने देख के ये देखा कि यार दे टेंड टू जनरली अटेम्प्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन, 95 प्लस क्वेश्चन जो थे वो प्रीलिम्स में अटेम्प्ट करते थे, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि घबराना नहीं है, ठीक है। आपके पास अभी भी लेवरेज है,
आप सिली मिस्टेक भी कर रहे हैं, फालतू क्वेश्चन भी कुछ आ रहा है जो आपको क्लिक नहीं कर पा रहा है, तो भी आप वो 30 वाले क्वेश्चन के बकेट में रखना है, ट्राई टू अटेम्प्ट मैक्सिमम नंबर क्वेश्चन। तो मोर और लेस मेरा प्रीलिम्स का यही स्ट्रेटेजी था एंड अपना अपना स्ट्रेटेजी बनाना है। एंड आई होप कि कुछ चीज़ें जो हैं, कुछ एलिमेंट जो हैं इस डिस्कशन से, प्रीलिम्स वाले डिस्कशन से you may get and try to imbibe in your own strategy. Like I always said कि आपको देखो बाबा, be your own right, अपना एक पर्सनलाइज स्ट्रेटेजी बनाए जिसमें गलतियां कम हो, ठीक है। जो भी कॉमन सिली मिस्टेक्स है उसका एक चार्ट तैयार कर लीजिए कि क्या क्या गलती करता है एक नॉर्मल यूपीएससी एस्पिरेंट, और इसमें से मुझे क्या क्या गलतियां नहीं करनी है, कैसे कैसे इंप्रूवमेंट करना है। तो अपना एक पर्सनलाइज अप्रोच बनाए विच सूट्स योर ओन एप्टीट्यूड एज वेल एज योर बेस, ठीक है।